ट्वेल्थ क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर था वैज्ञानिक प्रबंध साइंटिफिक मैनेजमेंट पार्ट नंबर 3। अलग अलग स्टडीज़ के बारे में हम कर रहे थे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इसमें है हमारा थकान अध्ययन फैटिक स्टडी के बारे में। थकान अध्ययन में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि एक वर्कर जो है वो बिना रुके हुए यदि वो काम करता है तो उसको शारीरिक या मानसिक रूप से थकान पैदा होती है, और जब वो थक जाता है तो उसकी कार्यकुशलता पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसकी कार्यकुशलता उससे घट जाती है, गलतियों की संभावना भी बढ़ जाती है थकावट हो जाने पर, और दुर्घटनाएं होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो निश्चित समय के बाद यदि हम वर्कर को थोड़े समय के लिए आराम देते हैं तो वो तरोताज़ा या रिफ़्रेश अनुभव करता है। उसकी रिफ़्रेश हो जाने के बाद, कुछ विश्राम हो जाने के बाद उसकी जो कार्यकुशलता है वो पुनः पहले जैसी हो जाती है और वो पूरी कार्यकुशलता से कार्य कर पाता है। एक ही काम को लगातार करते रहने से वर्कर को नीरसता का अनुभव होने लगता है, वो बोर हो जाता है, और जब बोर हो जाता है तो उसके कारण थकान पैदा होती है, और जब भी थकान पैदा होती है वर्कर को तो उसकी कार्यकुशलता या कार्यक्षमता जो है वो वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। यहाँ पर थकान होने के और भी कुछ एक कारण हैं, जैसे कि जिस स्थान पर वो कार्य करता है उसका साफ़ सुथरा ना होना, वहाँ पर हवा की कमी होना, विश्राम करने की व्यवस्था ना होना इत्यादि। तो काम करने की जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जो स्थान जहाँ पर कि वर्कर काम करता है वो हवादार होना चाहिए, फ्रेश एयर वहाँ पर आनी चाहिए। थोड़े समय के बाद विश्राम करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे जो फैक्टर्स हैं, ऐसे जो कारण हैं, ऐसे जो घटक हैं जो कि वर्कर को थकान लाते हैं, हम उनका पता करें और उनमें सुधार करें, मतलब उन्हें दूर करने का प्रयास करें। वर्कर को आराम करने की पर्याप्त सुविधा दें। सेकंड प्रिंसिपल हमारा जो है वैज्ञानिक प्रबंध का, वो है कार्य का प्रमापीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। कार्य का प्रमापीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब हुआ कि बहुत सोच विचार करने के बाद कुछ तत्वों के संबंध में प्रमाप जो है वो निश्चित स्टैंडर्ड हमारे को फिक्स करने चाहिए। ठीक है, ठीक है। इस कुछ चीज़ों के बारे में हमारे को स्टैंडर्ड जो है, प्रमाप जो है वो निश्चित करने चाहिए। काम के बारे में हमारा प्रमाप फिक्स होना चाहिए, कितना काम हम लोगों ने करना है, कितना काम एक वर्कर करेगा। कच्चे माल के बारे में, कैसा कच्चा माल जो है वो यूज़ किया जाएगा, किस क्वालिटी का कच्चा माल यूज़ किया जाएगा, कौन सी मशीनें हैं वो स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। औजार जो है हमारे वर्कर जो यूज़ करेंगे वो स्टैंडर्ड के होने चाहिए। विधि जो है वो अच्छी प्रमापित होनी चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। कार्य करने की दशाएं, कंडीशंस जिनमें कि वर्कर ने कार्य करना है वो भी प्रमापित या स्टैंडर्ड के होने चाहिए। इनका भी प्रमाप पहले से निश्चित करना चाहिए। तो काम का समय का प्रमाप निश्चित करें कि इतना काम जो है वर्कर ने करना ही करना है। काम की मात्रा, कितने समय में कार्य कर लेगा, कितनी मात्रा में वो कार्य करेगा। उत्पादन की लागत जो है वो भी प्रमापित होनी चाहिए कि कितना खर्चा जो है वो आना चाहिए। प्रमापित इसमें माल की हम बात करें या स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल की हम बात करें, तो जैसे ए ग्रेड की वस्तुएं बनानी है तो उसके लिए कच्चा माल जो यूज़ होना चाहिए, प्रयुक्त होना चाहिए, वो भी ए ग्रेड का ही हो, तभी अच्छी क्वालिटी की वस्तु बनेगी। सेकंड, इसमें प्रमापित मशीनें और औजार, स्टैंडर्डाइज मशीन्स एंड टूल्स हमारे पास होने चाहिए। यदि मशीनें प्रमापित हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं तो गलती नहीं होगी और काम भी तेज़ी से होगा। प्रमापित विधियाँ, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड का मतलब है यदि हमारे काम करने की विधि या मेथड बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड का है, क्वालिटी का है, तो काम वर्कर जो है सरलता से कर पाएगा और उसका कार्य शीघ्रता से पूरा हो जाएगा। एक बार जो हम लोगों ने विधि चुन ली कि ये विधि सबसे अच्छी है, फिर उस विधि के निश्चित हो जाने पर उसी विधि का बार बार प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है प्रमापित काम की दशाएं या स्टैंडर्डाइज्ड वर्किंग कंडीशन। कार्यस्थल का तापमान, जिस जगह पे वर्कर काम कर रहा है वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत गर्मी हो जाने पर थकावट होगी। पर्याप्त मात्रा में हवा वहाँ पर होनी चाहिए। रोशनी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने योग्य होनी चाहिए। सफाई का पूरा ध्यान वहाँ पर रखा जाना चाहिए, और वर्कर की कार्य करते समय सुरक्षा का भी ध्यान जो है वो रखा जाना आवश्यक है। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाएगा कार्य का सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वर्क। हमने ये देखना है कि कार्य को सरल बनाया जाए, बहुत ज़्यादा कठिन ना बनाया जाए। तो यहाँ पर दिया गया उत्पादों के अनावश्यक प्रकार या टाइप्स जो है उसको कम करना चाहिए। उत्पाद का मतलब है वस्तु, ठीक है। जो वस्तु हम लोग बना रहे हैं उसके बहुत ज़्यादा प्रकार जो है वो नहीं होने चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा प्रकार नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा गुणवत्ता,
क्वालिटीज़ वाले नहीं होने चाहिए, अलग अलग आकार के नहीं बहुत ज़्यादा बनाएं, अलग अलग साइजेस नहीं होने चाहिए, अलग अलग वेट जो है वो नहीं होने चाहिए, इनको समाप्त किया जाए ताकि अनेक प्रकार की मशीनें हमारे को रखने की आवश्यकता ना हो। जैसे एग्जांपल सेकंड लाइन के लास्ट में हम लोगों ने दिया है कि मान लेते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो जूते बनाने वाली कंपनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक 0 नंबर का बना रहे हैं, एक 0.5 नंबर का, फिर 1.75 का, उसके बाद 2 का बन रहा है, फिर 2.5, फिर 2.2, 2.25, फिर 2.5, फिर 2.75, फिर 3 नंबर। तो इतनी ज़्यादा नंबर रखने की आवश्यकता नहीं होती, सीधा आप 1 2 3 4 करके रखें, पॉइंट्स में ना रखें, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैरायटी हम रखेंगे तो उतना ज़्यादा प्रकार की चीज़ों को स्टॉक करके भी हमें अपने फैक्ट्री में रखना होगा या दुकान में रखना होगा, उतनी अधिक टाइप की मशीनें हमारे को बनानी होंगी। इतनी वैरायटी बनाने में कच्चा माल भी बहुत ज़्यादा हमारा लगेगा, मशीनें ज़्यादा होंगी तो खर्चा भी हमारा ज़्यादा आएगा, ज़्यादा वर्कर हमारे को लगाने पड़ेंगे, तो उत्पादन की लागत भी ज़्यादा हमारी आएगी। तो कार्य को सरल बनाया जाए, बहुत ज़्यादा ना पेचीदा बनाया जाए। अब आते हैं इसके उद्देश्यों पर या ऑब्जेक्टिव्स पर। तो उद्देश्यों में यदि हम आते हैं तो पहला दिया गया मशीनों के प्रयोग में मितव्ययता, मिनिमाइजिंग एक्सपेंसेस ऑन द मशीन्स, कि मशीनों का प्रयोग जो है वो कम से कम होना चाहिए। अगला दिया गया इसमें विशिष्टीकरण द्वारा श्रम लागतों में कमी करना, मिनिमाइजिंग लेबर कॉस्ट बाय स्पेशलाइजेशन। यदि थोड़ी ही प्रकार की चीज़ें बनाएंगी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई जाएंगी, तो वर्कर को मालूम है कि मैंने एक दो ही चीज़ें बनानी है, तो वो उस कार्य को ही बार बार करेगा और वो एक्सपर्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वैरायटी बनाएगा फिर कठिनाई हो जाती है। थर्ड पॉइंट है स्टॉक में मितव्ययता लाना, रिडक्शन इन द कॉस्ट। हमारा स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा, सामान जो है बहुत ज़्यादा दुकान में नहीं रखना है, तो फिर हमारा खर्चा भी उसमें कम हो जाता है। अगला हमारा फोर्थ पॉइंट है कार्य का वैज्ञानिक विभाजन या साइंटिफिक अलॉटमेंट ऑफ द वर्क। राइट मैन ऑन द राइट जॉब इसके एक्सप्लेनेशन के लिए बेस्ट है कि कार्य का जब विभाजन किया जाए तो बहुत सोच समझ के, साइंटिफिक मतलब सोच समझ के किया जाना चाहिए, कि सही व्यक्ति को सही काम पर लगाना चाहिए। जब हम कार्य के ऊपर किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं तो हमारे को देखना है उस पर लगाया जाना व्यक्ति जो है बहुत योग्य होना चाहिए, उस कार्य के लिए एक्सपर्ट होना चाहिए। व्यक्ति का जब चुनाव किया जाए तो वैज्ञानिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से किया जाए, और जब उसके बाद में उसको कार्य पर लगाना है तो उससे पहले बहुत अच्छे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उसको ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। पांचवा प्रिंसिपल आ जाएगा श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन व प्रशिक्षण। वर्कर का जब चुनाव करें तो उस टाइम पर बहुत सोच समझ कर वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए, और ट्रेनिंग भी साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर। वही कार्य वर्कर को दिया जाना चाहिए जिसके लिए वो वर्कर शारीरिक या मानसिक दृष्टि से उपयुक्त होता है। हमारे को वर्कर की शारीरिक और मानसिक योग्यता ध्यान में रखनी है, उसके अनुसार उसे कार्य देना है, और उसके अनुसार ही उसको ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। अगला हमारा 6 प्रिंसिपल है वैज्ञानिक कार्य नियोजन या साइंटिफिक टास्क प्लानिंग। किसी अवधि के विस्तृत कार्यक्रम, हमारे को टास्क प्लानिंग मतलब काम के लिए योजना बनाना। तो जब हम किसी पीरियड के लिए, किसी समय के लिए योजना बनाते हैं तो एक विस्तृत या डिटेल योजना हमारी होनी चाहिए। हमारे को ये देखना है कि व्हाट वर्क इज़ टू बी डन, क्या कार्य किया जाना है, व्हेन इट इज़ टू बी डन, कब किया जाना है, हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे किया जाना है, एंड वेयर इट इज़ टू बी डन, किसके द्वारा किया जाना है। ये सारे चीज़ें हम लोग पहले से एडवांस में तय करेंगे। उत्पादन करने का एक डिटेल प्रोग्राम, विस्तृत कार्यक्रम जो है उसे तय किया जाना है। इसमें क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को हम ध्यान में रखेंगे कि जो वस्तु हम बना रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये भी हमें ध्यान में रखना है कि उसकी लागत जो है वो कम आनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में हम लोग, सफिशेंट क्वांटिटी में हम लोग वस्तु बनाकर उपलब्ध करवाएं, और टाइमली मतलब समय पर वस्तु उपलब्ध करवा सकें। 7वां प्रिंसिपल हमारा आएगा कुशल लागत लेखा प्रणाली या एफिशिएंट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। यहाँ पर मतलब इसका ये हुआ, जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के जितने भी स्तर हैं वहाँ पर हमारे को लागत की चेतना होनी चाहिए, मतलब कॉस्ट कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। लागत की चेतना या कॉस्ट कॉन्शियसनेस का मतलब है हमने वस्तु को बनाते समय ये देखना है कि वस्तु की लागत या कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। वस्तु की लागत जो है कम से कम आनी चाहिए। यदि वस्तुओं के निर्माण करते समय लागत कम आती है तो प्रति इकाई, पर यूनिट उत्पादन की लागत जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। उत्पादन की लागत तभी कम होगी है जब हमारा उत्पादन बढ़ता है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे इस कार्य के, यह कार्य जो है
कि कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना उत्पादन हो रहा है, ये सारा काम जो है लगातार साथ साथ में चलना चाहिए। जैसे जैसे उत्पादन हो रहा है साथ साथ में हम उसकी कॉस्ट को ध्यान में रखें। यदि हम केवल अंत में ही जाकर पता करेंगे कि खर्चा कितना हुआ अब देखते हैं, तो तब तक बहुत ज़्यादा हानि हो चुकी होगी। तो जैसे जैसे वस्तु का उत्पादन होता है उसकी कॉस्ट, उसकी लागत को ध्यान में अवश्य रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे को दिया गया प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली या इंसेंटिव वेज पेमेंट सिस्टम, जिसे कि विभेदात्मक मजदूरी पद्धति या डिफरेंशियल वेज सिस्टम भी बोला जाता है। तो इस पद्धति के अनुसार ये बोला गया कि जो हमारे मज़दूर हैं उनकी मजदूरी जो उनको दी जाती है, मतलब जो उनको वेजेस दी जाती हैं, उनकी दो रेट्स या दो दरें जो है हम लोग फिक्स करेंगे। एक ऊंची दर और एक नीची दर। मतलब एक रेट जो है हाई होगा, एक रेट जो है वो लो होगा। जितना वर्कर को स्टैंडर्डाइज्ड काम दिया गया, प्रमापित काम दिया गया, जैसे हमने वर्कर को बोला भाई 10 चीज़ें बनानी है, तो ये स्टैंडर्ड काम हो गया। अगर वर्कर ने अपना स्टैंडर्ड का काम पूरा कर लिया, प्रमापित कार्य एक निश्चित समय के अंदर पूरा कर लिया या उससे अधिक उत्पादन कर लिया, तो उसको हाई रेट मतलब ऊंची दर से मजदूरी दी जाएगी। और जिन्होंने अपना स्टैंडर्ड का काम पूरा नहीं किया या उससे कम कार्य किया, तो उनको नीची दर से मजदूरी दी जाएगी। ये एक प्रकार से वर्कर्स को अधिक कार्य करने के लिए मोटिवेट या अभिप्रेरित करने की तकनीक होती है। नाइन्थ हमारा जो प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मासिक क्रांति या मेंटल रेवोल्यूशन। मासिक क्रांति या मेंटल रेवोल्यूशन का मीनिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमारे दोनों ही पक्ष, दोनों ही पार्टीज, जिसमें कि संस्था के मालिक जैसे कि हम स्वामी बोलेंगे और श्रमिक वर्ग जैसे हम वर्कर बोलेंगे, उन दोनों की अपनी मान्यता या विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहिए। दोनों के अपने विचारों को चेंज करना है। दोनों ही लाभ चाहते हैं। मालिक चाहते हैं कि उन्हें अधिक मात्रा में लाभ मिले, वर्कर चाहते हैं कि उन्हें भी अधिक मात्रा में तनख्वाह मिले। अब दोनों को अपने अपने विचारों को बदलना है और उसके स्थान पर हम ये देखें, दोनों को ये चीज़ पर ध्यान देना है कि कैसे हम संस्था के लाभों में वृद्धि कर सकते हैं। जब संस्था के लाभ बढ़ेंगे तो संस्था उत्पादन अधिक करेगी। अधिक मात्रा में उत्पादन और अधिक मात्रा में लाभ होने के कारण लाभों का कुछ ना कुछ हिस्सा मालिकों को तो मिलेगा ही, वर्कर्स में भी जो है बोनस इत्यादि के रूप में बांटा जाता है। तो सभी का प्रयास अधिकतम उत्पादन होना चाहिए। अगला टॉपिक हमारा है वैज्ञानिक प्रबंध के गुण, हम डिस्कस करेंगे। तो मेरिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सबसे पहले उत्पादक या नियोक्ताओं को क्या लाभ हैं वैज्ञानिक प्रबंध के। बड़ा हुआ लाभ या इंक्रीज प्रॉफिट। वैज्ञानिक प्रबंध अपनाने से उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन अधिक हो जाने पे उत्पादन का खर्चा जो है वो कम हो जाता है। अधिक मात्रा में उत्पादन करने से लागत कम होती है, जिससे हमारे लाभ बढ़ते हैं। दूसरा है उत्पादन में वृद्धि या फिर इंक्रीज इन प्रोडक्शन। वैज्ञानिक प्रबंध में आधुनिक यंत्रों और उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स होती हैं, मशीनरी है, उनका प्रयोग किया जाता है और प्लानिंग यहाँ पर की जाती है, कंट्रोल किया जाता है, जिससे अपने आप ही उत्पादन बढ़ता है। थर्ड पॉइंट है उत्पादन लागत में कमी आती है, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। श्रम लागत घट जाती है क्योंकि बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, श्रमिक पूरा उत्पादन करते हैं। ऊपरी व्यय ओवरहेड एक्सपेंसेस भी हमारे कम हो जाते हैं। खर्चे कम हो जाने के कारण उत्पादन की लागत का कम होना। चौथा पॉइंट है श्रम विभाजन के लाभ या एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। प्रत्येक व्यक्ति में कार्य का विभाजन उसकी योग्यता के अनुसार किया जाता है और कार्य बढ़ जाने के कारण कार्य आसानी से होता है। पांचवा है विशिष्टीकरण के लाभ या फिर एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन। वर्कर को कार्य का एक भाग दिया जाता है और वही कार्य वो बार बार करता है, जिससे उस कार्य को करने में कुशल हो जाता है। 6 पॉइंट है प्रतिष्ठा व साख में वृद्धि, इंक्रीज्ड रेपुटेशन एंड द गुडविल। जहाँ हमारी वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में हो रहा है, हमारी कीमतें भी कम हो रही हैं, हमारी वस्तु की क्वालिटी में सुधार हो रहा है, तो उसके कारण हमारी मार्केट में हमारी वस्तुओं की रेपुटेशन, साख, ख्याति, मान सम्मान बढ़ता है। 7 पॉइंट है उत्पादन की किस्म में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन। उत्पादन की किस्म, क्वांटिटी, क्वालिटी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हर काम हमने प्री प्लान किया है, पहले से योजना बनाई है। उसके बाद स्ट्रिक्ट कंट्रोल, हम लोगों ने नियंत्रण पूरा रखा है, गुणों के नियंत्रण पर पूरा ध्यान दिया हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल पर पूरा ध्यान दिया हुआ है और सुपरविज़न जो है वो भी लगातार होता है। इसके कारण वस्तु की किस्म में सुधार होता है। 8वां पॉइंट है औद्योगिक दुर्घटना की संभावना में कमी, रिडक्शन इन द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स।
वर्कर कैसे काम करेंगे उसके बारे में हम समय अध्ययन करते हैं, गति अध्ययन करते हैं, और हम ये देखते हैं कि काम को अच्छे प्रकार से सरल तरीके से करने की विधि कौन सी है उसको हम ढूंढते हैं। तो जब हम आसान विधि से काम करेंगे तो गलती की संभावना कम होती है, और वर्कर को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि क्या सावधानी आप रखेंगे वस्तु का उत्पादन करते समय। 9th पॉइंट है औद्योगिक शांति, इंडस्ट्रियल पीस। मज़दूरों की मजदूरी इस साइंटिफिक मैनेजमेंट के कारण बढ़ जाती है, और जब उनकी काम करने की दशाओं में भी सुधार किया जाता है तो वर्कर भी संतुष्ट होते हैं, तो मालिकों और वर्कर्स के बीच में संबंध अच्छे बनते हैं। अगले लाभ जो हैं वो श्रमिकों को हैं, टू द लेबरर्स के लाभ होते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के। मजदूरी में वृद्धि, इंक्रीज इन द वेजेस। वर्कर की अच्छी मशीनें, अच्छे औजार, प्रॉपर ट्रेनिंग देने से उनकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, कुशलता बढ़ जाती है, और जब वो ज़्यादा काम करते हैं तो मजदूरी भी उनकी बढ़ जाती है। एक मत के अनुसार यहाँ तक कहा गया कि जो वर्कर अधिक मात्रा में अधिक मेहनत से काम करते हैं, पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, जो वर्कर अधिक मात्रा में अधिक मेहनत से काम करते हैं उनकी तनख्वाह जो है 30% से 100% तक बढ़ती हुई भी पाई गई है। सेकंड पॉइंट है नीरसता में कमी, रिडक्शन इन द मोनोटोनी। यहाँ पर वर्कर को नीरसता नहीं होती, कार्य करते समय बोर नहीं होता है, क्योंकि वर्कर को जो कार्य दिया जाता है उसकी योग्यता कुशलता के अनुसार दिया जाता है। थर्ड है कार्य की अच्छी दशाएं, इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन। वर्कर को जो काम करने की कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, पर्याप्त हवा, पानी इत्यादि की सुविधा, टेम्परेचर वहाँ पर सही होता है, आराम की सुविधा इत्यादि। चौथा है कार्य कुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना, उसे ट्रेनिंग देना, उसे जो सामग्री दी जाती है, सामान दिया जाता है, इक्विपमेंट्स, औजार, उपकरण दिए जाते हैं, वो भी सभी प्रमाणीकृत या स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, जिससे उनकी काम करने की क्षमता बढ़ती है। पांचवा पॉइंट है मानसिक क्रांति। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सभी व्यक्ति परस्पर सहयोग या मिलजुल कर कार्य करेंगे। हर वर्ग कर्मचारी को विशेष महत्व यहाँ पर दिया जाता है, और हर कर्मचारी को अधिक सुविधाएं देने की कोशिश की जाती है। वर्कर्स को ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया जाता है, वो भी फ्री में दिया जाता है कंपनी की तरफ से। 7th पॉइंट है उन्नत जीवन स्तर या इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि यहाँ पर इंसेंटिव वेज पेमेंट सिस्टम जो ऊपर हम कर चुके हैं, प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली के कारण वर्कर की तनख्वाह बढ़ जाती है, जिसके कारण वो अपनी आवश्यकता की सभी चीज़ें खरीद पाता है। पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि, इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ प्रमोशन। यहाँ पर पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता है वर्कर को प्रमोशन के चांस देकर। समाज को या देश को लाभों की बात हम लोग करें तो इसमें समाज के लाभों में आता है टुवर्ड्स सोसाइटी इन द नेशंस। पहला है औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। लार्ज स्केल प्रोडक्शन यहाँ पर होती है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जिससे समाज या देश को लाभ होता है। सेकंड पॉइंट है औद्योगिक शांति, इंडस्ट्रियल पीस। सभी वर्गों को लाभ होता है, तो आपस में लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाता है। और थर्ड पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार या इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, इसलिए ग्राहक हमारे जो होते हैं अधिक मात्रा में वस्तुओं को क्रय कर पाते हैं।